आप सभी लोग, मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस की ऑन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। हमने तीन टाइप के मॉड्यूलस पढ़े थे, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, है ना। यंग्स मॉड्यूलस को हमने बोला था लीनियर स्ट्रेस बाय लीनियर स्ट्रेन, बल्क मॉड्यूलस था वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस इज नथिंग बट प्रेशर, एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज नथिंग बट शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आपको एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं याद रखनी, कहीं भी वैल्यूज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है, पर आपको कंपेरेटिव वैल्यूज पता होनी चाहिए कि किस मेटल के लिए क्या चीज ज्यादा है। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम के लिए अगर देखा जाए तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या सॉरी शेयर मॉड्यूलस जैसे आप कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जी, ये अगर देखें तो 25 है, जबकि ब्रास के लिए उससे ज्यादा है और कॉपर के लिए उससे भी ज्यादा है। सबसे ज्यादा ये आयरन के लिए है और उससे भी ज्यादा निकल एंड देन टंगस्टन के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से आपको एक कंपैरेटिव स्टडी याद रखनी पड़ेगी। ऐसे ही यहाँ पे जो बल्क मॉड्यूलस की बात हो रही है, बल्क मॉड्यूलस में भी आपको कंपैरेटिव स्टडी याद रखनी पड़ेगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? A structural steel rod has a radius of 10 mm। ठीक है भैया, रेडियस दे दी। स्टील रॉड है, रॉड को हमेशा सिलेंड्रिकल ही कंसिडर अपने को करना चाहिए, जब तक कोई और शेप गिवन ना हो, ये हमें मानना चाहिए। तो सिलेंड्रिकल एक रॉड है ये, ओके, जिसकी रेडियस आपको गिवन है आर एस 10 mm। लेंथ इसकी दे रखी है 1 मीटर। 100 किलोन्यूटन फोर्स स्ट्रेचेज इट अलोंग इट्स लेंथ। तो इधर दोनों डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है 100 किलो न्यूटन का। भैया आप एक ही तरफ अगर फोर्स लगाएंगे तो ये स्ट्रेच तो नहीं होगी, ये आगे चल पड़ेगी। अगर स्ट्रेच करना है तो दोनों तरफ से पकड़ के फोर्स इस पे लगाना पड़ेगा। तो ये फोर्स आप इस तरीके से बताएंगे। ठीक है, पूछा गया आपसे स्ट्रेस बताइए। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए, फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या यही था? फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया कैसे निकालोगे? तो रेडियस पता है, क्या एरिया निकाला जा सकता है? ये वाला एरिया, दिस एरिया इज ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। रेडियस पर क्लियर? रेडियस को अपने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। फोर्स अपने को पता है, ये है 100 किलो न्यूटन, तो 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया पाई आर स्क्वायर, आर इज 10⁻² का स्क्वायर। ये आपको मिलेगा यहाँ पे स्ट्रेस। और स्ट्रेस की जो यूनिट है वो क्या बन जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमने पहले यूनिट के बारे में बात नहीं की थी, यहाँ कर लेते हैं। स्ट्रेस की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, पक्की बात। दिस इज द स्ट्रेस। दूसरा आपसे पूछा गया इसका इलोंगेशन, और तीसरा पूछा गया स्ट्रेन। ठीक है, और दे रखा है यंग्स मॉड्यूलस आपको। अब यंग्स मॉड्यूलस को हम कैसे रिलेट करते थे? यंग्स मॉड्यूलस y इज इक्वल टू longitudinal stress divided by longitudinal strain। ये आपने फॉर्मूला लिखा था यंग्स मॉड्यूलस का। तो सिग्मा की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो सिग्मा आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल। ये आपको कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली मैं स्ट्रेन की जगह अभी एप्सिलॉन लिख देता हूँ, तो अपने को यहाँ से स्ट्रेन मिल जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 2 इंटू 10⁻11। तो मैं ऐसे सॉल्व करूंगा इसको, 2 इंटू 10⁻11 इक्वल टू सिग्मा जो आप वहां से कैलकुलेट करेंगे डिवाइड बाय एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ से आपको एप्सिलॉन मिल जाएगा। एप्सिलॉन विल बी सिग्मा बाय y। सिग्मा की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, y आपको गिवन है, यहाँ से आप एप्सिलॉन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन आप करेंगे, कैलकुलेशन में नहीं कर रहा, और ये आपके एनसीईआरटी के सॉल्व प्रॉब्लम से कैलकुलेशन आप वहां से देख सकते हैं।
क्लियर यहाँ तक? थर्ड चीज आपसे पूछी गई कि बताइए ये जो इलोंगेशन है कितना होगा। स्ट्रेन तो आपने निकाल लिया, अब पूछा इलोंगेशन, तो भाई स्ट्रेन अगर मिल गया तो क्या इलोंगेशन भी मिल जाएगा, क्योंकि स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से आपको डेल्टा एल मिल जाएगा, डेल्टा एल विल बी एप्सिलॉन इनटू एल। एप्सिलॉन आप अभी कैलकुलेट किया था यहाँ से, और एल आपको गिवन है 1 मीटर के बराबर। तो डेल्टा एल भी आपको जो मिलेगा वो एप्सिलॉन के बराबर मिल जाएगा, क्योंकि एल यहाँ पे 1 है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है पूरा? स्टेप बाय स्टेप बस फॉर्मूला यूज करने हैं और आप सारी चीजें यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस निकाल लिया, यंग्स मॉडुलस यूज करके स्ट्रेन निकाल लिया, और स्ट्रेन यूज करके आपने इलोंगेशन निकाल लिया। तीनों चीजें इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट की जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉपर वायर है, लेंथ दे रखी है 2.2 मीटर्स, ओके, एंड स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.6 मीटर्स। ठीक है, बोथ ऑफ डायमीटर 3 mm, दोनों का डायमीटर भी दे दिया, दोनों की लेंथ भी दे दी, आर कनेक्टेड एंड टू एंड, ओके, व्हेन स्ट्रेच्ड बाय। अब नेट इलोंगेशन यहाँ पे आपको दे रखा है 0.70 mm। नेट इलोंगेशन मतलब जो कॉपर वायर का इलोंगेशन है प्लस जो स्टील वायर का इलोंगेशन है, दोनों मिला के टोटल इलोंगेशन ये आपको दे रखा है 0.70। पूछा आपसे बताइए कितना लोड इस सिस्टम पे अप्लाई किया गया होगा। तो बेसिकली अब सिस्टम ऐसा है कि दो वायर्स एंड टू एंड कनेक्टेड है, एंड टू एंड मतलब इस तरीके से दोनों वायर कनेक्टेड है। फोर्स जो लग रहा है वो यहाँ पे लग रहा है, और क्योंकि दोनों का जो डायमीटर है वो सेम दे रखा है, मतलब दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, ये एरिया भी ए है और ये एरिया भी ए है। लेंथ अलग अलग है, मान लीजिए ये कॉपर रॉड है और ये स्टील की रॉड है, तो ये जो लेंथ है ये कॉपर की आपको दे रखी है एल सी, इसको मैं लिख रहा हूँ, और ये लिख रहा हूँ मैं एल एस, लेंथ ऑफ द स्टील। ठीक है, दोनों आपको गिवन है, एल सी इज 2.2 मीटर्स और ये आपको गिवन है 1.6 मीटर्स। ठीक है, एरिया अपन लिख सकते हैं दोनों के लिए पाई आर स्क्वायर, सेम एरिया है, या पाई डी स्क्वायर बाय 4, जहाँ पे आर एक्चुअली डी आपको गिवन है 3 mm, तो मैं आर को लिख सकता हूँ 1.5 mm। तो बेसिकली ये हो गया, सॉरी, बेसिकली ये हो गया आर इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर्स। ये आपको रेडियस भी गिवन है, तो एरिया आप निकाल सकते हैं, दोनों की लेंथ आपको पता है। अब अपने को पूछा गया बताइए कितना फोर्स अप्लाई किया। अब इस फोर्स अप्लाई को निकालने के लिए अपने को यंग्स मॉडुलस दोनों के चाहिए, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, ये दोनों चीजें अपने को रिक्वायर्ड है। क्यों ऐसा? क्योंकि इलोंगेशन अपने को पता है और हम जानते हैं फॉर्मूला y इक्वल टू एफ बाई ए बाई डेल्टा एल बाई एल। तो अगर मैं डेल्टा एल निकालना चाहूं यहाँ से, तो डेल्टा एल क्या लिखूंगा? डेल्टा एल देखिए यहाँ से आएगा आपके पास एफ इंटू एल बाई ए इंटू वाई, ये आपके पास मिल रहा है डेल्टा एल। ठीक है, और डेल्टा एल अब अपने पास ये फॉर्मूला तो मिल गया कि डेल्टा एल इज दिस, अपने को टोटल एलोंगेशन यहाँ पे दे रखा है, तो अगर मैं डेल्टा एल नेट लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा एल नेट इक्वल टू जो कॉपर में एलोंगेशन हुआ होगा प्लस जो स्टील में एलोंगेशन हुआ होगा, ये बात है। अब ये डेल्टा एल नेट तो अपने को गिवन है वैल्यू 0.70 mm, तो 10⁻³ अपन लिख सकते हैं इसको। डेल्टा एल अगर मैं यहाँ से लिखूं तो देखो एफ दोनों के लिए कॉमन है इंटू एल ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय एरिया, दोनों के लिए कॉमन है इंटू वाई ऑफ कॉपर, प्लस एफ इंटू एल ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय एरिया कॉमन इंटू वाई ऑफ स्टील। अब दोनों की लेंथ पता है, दोनों का y जो है वो अपन टेबल से निकाल सकते हैं, जो अपने को ऊपर टेबल मिली थी लास्ट वीडियो में यंग्स मॉडुलस की, उससे हम निकाल सकते हैं। और बचा f, एरिया भी अपने को पता है, f यहाँ से इकलौता जो है वो वेरिएबल है, वो अपने को यहाँ से मिल जाएगा। देखते हैं अपने पास जो टेबल है उसमें क्या वैल्यू दे रखी है इन दोनों के यंग्स मॉडुलस की, कॉपर और स्टील की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखो कॉपर के लिए यंग्स मॉडुलस आपको दे रखा है 110 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 110 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज फॉर कॉपर। स्टील के लिए है 200
इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? ये अपन यहाँ पे यूज कर लेते हैं जल्दी से, 110 और 200। तो Y for copper is 110 into 10⁹ Newton per meter square and 200 into 10⁹ Newton per meter square। क्लियर? अब आपके पास सिर्फ एकमात्र अननोन है F, वो आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है। क्या आप आराम से कर सकते हैं? कैलकुलेशन आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, एनसीईआरटी में सॉल्व किया हुआ है, वहां से आप इसे चेक कर लेंगे। बट करने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ जो आपको नेट इलोंगेशन दे रखा है, इसका मतलब क्या है? नेट इलोंगेशन इज ये दोनों वायर जब फोर्स आप इन पे लगाओगे तो दोनों में कोई ना कोई इलोंगेशन आएगा। तो नेट इलोंगेशन मतलब दोनों के इलोंगेशन का सम। तो बस हमें ये फॉर्मूला 2 बार यूज कर लेना है, एक बार कॉपर के लिए, एक बार स्टील के लिए, नेट मिल जाएगा इन दोनों के सम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ऐसा है कि एक ह्यूमन पिरामिड एक सर्कस में बना रखा है इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ कितने लोग हैं? ये एक पर्सन, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इस पूरे स्ट्रक्चर में 4 लोग हैं यहाँ पे। ठीक, और ये कुछ टेबल चेयर्स वगैरह बीच में स्ट्रक्चर के रूप में काम ले रखी है इन्होंने। अब इन्होंने बोला इन अ ह्यूमन पिरामिड इन अ सर्कस द एंटायर वेट ऑफ द बैलेंस्ड ग्रुप। बैलेंस्ड ग्रुप मतलब ये 4 लोग और ये पूरा स्ट्रक्चर, ये जो सब सारी चीजें हैं, ये इसका पूरा वेट आपको दे रखा है। is supported entire weight of the balance group is supported by the legs of a performer who is lying on his back। ये जो बंदा यहाँ पे सो रहा है, इसने अपने पैरों पे ये पूरा वजन उठा रखा है इधर से इधर तक। ठीक है, ऐसा बता रखा है इन्होंने। द कंबाइंड मास ऑफ ऑल द पर्संस परफॉर्मिंग द एक्ट, मतलब ये सारे लोग जो मिलके यहाँ खड़े हुए हैं, इन सब का जो कंबाइंड मास है, कंबाइंड मास दे रखा है आपको 280 kgs। टेबल प्लैंक्स सब मिला के 280 kgs। The mass of the performer lying on his back at the bottom of the pyramid is 60 kg। इस बंदे का मास दे रखा है 60 kg। तो ऊपर अब कितना मास बचा टोटल? 280 माइनस 60, तो 220 जो है, 220 kg का मास उसने अपने पैरों पे बैलेंस कर रखा है। यहाँ से एक भी ये बात समझ में आती है। ठीक, each thigh bone, जिसको फीमर कहते हैं, of this performer has a length of 50 centimeters। ये जो उसके पैरों की बोन्स हैं, इनकी लेंथ दे रखी है आपको 50 सेंटीमीटर एंड एन इफेक्टिव रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर। क्या इनको आप रॉड की तरह बिहेव कर सकते हैं? बिल्कुल। डिटरमाइन द अमाउंट बाय व्हिच ईच थाई बोन गेट्स कंप्रेस्ड अंडर द एक्स्ट्रा लोड। ये आपका क्वेश्चन है। तो कुल मिला के हिसाब ऐसा है भैया कि यहाँ पे आपको 2 रॉड दे रखी हैं। ठीक है, दोनों बोन्स हैं इसकी, अपन इनको रॉड की तरह ट्रीट करेंगे। अपना क्वेश्चन अपन ऐसे ही करते आ रहे हैं। दोनों नीचे से ऐसे टिकी हुई हैं और ऊपर इन दोनों पे मिला के पूरा वेट टिका हुआ है 220 kg का। ये 220 कहाँ से आया? 280 माइनस 60 से। ये आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको इनकी लेंथ भी दे रखी है। दिस लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, एल गिवन है 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर्स। दूसरा आपको दे रखा है इफेक्टिव रेडियस, मतलब इनका आर आपको गिवन है, आर इज 2 सेंटीमीटर, इसको लिखा जा सकता है 0.02 मीटर्स। यहाँ से एरिया मिल जाएगा। लोड आपको पता है। अब देखो दोनों को मिला के 220 kg लोड है। अगर मैं किसी एक की बात करूं तो किसी एक पे कितना लोड आ रहा होगा? इस एक पे जो लोड आएगा वो आएगा 110 kg, क्योंकि दोनों मिलके 120 kg उठा रहे हैं। तो ये 110 kg इसका लोड है। नीचे सपोर्ट है, मतलब यहाँ से भी उतना ही लोड लग रहा है। तो कुल मिला के सिस्टम हो गया ऐसा कि ये हो गया F इक्वल टू 110 kg। एरिया आपको आर दे रखा है, पाई आर स्क्वायर से आप एरिया निकाल सकते हैं। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ बोन, क्योंकि इसने बोला ये बोन पे वेट आ रहा है, तो हम फिर से उस लिस्ट की तरफ चलते हैं जहां पे बोन के लिए भी यंग्स मॉड्यूलस गिवन है। बोन के लिए गिवन है 9.4 इंटू 10⁹ तो यहाँ यूज कर लेते हैं 9.4 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है? द अमाउंट बाय विच ईच थाई बोन गेट्स कंप्रेस्ड। बेसिकली आपसे डेल्टा एल पूछा गया है कि इनका कंप्रेशन कितना होगा। ऑब्वियसली फोर्स ऊपर से नीचे लग रहा है तो बोन अब कुछ ऐसी रह जाएगी, तो इसका कंप्रेशन आपसे पूछा गया कि ये जो डेल्टा एल है ये कितना हुआ। तो डेल्टा एल कैसे निकाला जाए? आसान सा तरीका है, अभी हमने जो फॉर्मूला यूज किया था, y इक्वल टू
F by A by delta L by L, ये अपने पास फॉर्मूला होता है यंग्स मॉडुलस का, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यहाँ से अगर डेल्टा एल लिखना चाहें तो क्या आएगा डेल्टा एल, ये आपके पास आएगा F इंटू एल बाई ए इंटू वाई। ठीक है, फ्लाई आप यूज कर सकते हो अगर याद करने का तरीका है तो, एफ एल बाई ए वाई। ठीक है, तो डेल्टा एल यहाँ से आ गया, सारी चीजें आपको गिवन है, एफ पता है, लेंथ पता है, एरिया आप निकाल सकते हैं, वाई आपको पता है, क्या सब चीजें गिवन है, तो क्या अपन आंसर सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से डेल्टा एल के लिए। यस, तो बस क्वेश्चन को समझने की देर है, उसके बाद तो सॉल्यूशन में कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन में कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, वही घुमा फिरा के बार बार यूज हो रहा है। तो बस आपको एक बार क्वेश्चन समझ गए कि कितना मास है, कहाँ पे सपोर्टेड है, आपसे कितना पूछा गया है, तो सारी चीजें आप कर पाएंगे। अब इसमें गलती होने के चांसेस क्या थे, गलती होने के चांसेस थे कि आप मास सही नहीं लेते, आप पूरा 280 kg मास ले लेते। दूसरी गलती ये थी कि आप दो रॉड्स कंसिडर ना करते, दोनों पैरों की, सिर्फ एक कंसिडर कर लेते तो गलत गलत हो जाता। तो वैसे छोटी छोटी बातें जो आप क्वेश्चन को पढ़ते समय सही करनी है, वो अगर कर ली तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्क्वायर lead slab of side 50 centimeter and thickness 10 centimeter, okay, is subjected to a shearing force, यहाँ shear force दे दिया है, shear मतलब जो tangential force लगता था वो वाला, on its narrow face, narrow face मतलब कौन सा वाला एरिया, ये 10/50 वाला एरिया, of 9 into 10⁴ न्यूटन, ये फोर्स बता दिया। the lower edge is riveted to the floor, rivet मतलब फिक्स कर दिया उसको। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर है अपने पास कि ये फ्लोर है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, स्क्वायर स्लैब है, इस तरीके से एक स्क्वायर स्लैब है, इसकी थिकनेस पीछे से दे रखी है आपको, ये यहाँ फ्लोर पे रखा हुआ है, इसको रिवेट किया हुआ है, मतलब ये बोल्ट यहाँ पे आप मान लीजिए कि इस तरीके से फिक्स कर दिया ऐसे ग्राउंड के साथ। ग्राउंड के साथ फिक्स कर दिया तो इसका फायदा ये होगा कि भाई ऊपर से आप जब इस पे फोर्स लगा रहे हैं ना, शेयर फोर्स ऐसा लगता है टेंजेंशियल, तो ये नीचे से कहीं मूव नहीं हो पाएगा, जब नीचे से मूव नहीं हो पाएगा तो डिफॉर्म होगा, वही बात अपने को यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो अब इस आपसे पूछा गया कि क्वेश्चन फिर से समझते हैं, स्क्वायर स्लैब है, साइड दे रखी है 50 सेंटीमीटर, तो ये जो लेंथ है ये 50 सेंटीमीटर है, ये जो लेंथ है ये भी 50 सेंटीमीटर है, पर इसकी थिकनेस भी यहाँ पे आपको गिवन है, थिकनेस 10 सेंटीमीटर, तो ये जो पीछे की डेप्थ है ये आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए फोर्स मैंने ऊपर क्यों लगाया, इज सब्जेक्टेड टू अ शियरिंग फोर्स ऑन इट्स नैरो फेस, नैरो फेस मतलब ये 10/50 वाला जो फेस है ये, क्योंकि बाकी तो 50/50 के हैं, नैरो मतलब पतला, तो वो 10/50 वाला फेस हो जाएगा। इस फेस पे फोर्स लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं वो एफ भी आपको गिवन है, 9 into 10⁴ न्यूटन भी दे रखा है आपको। The lower edge is riveted to the floor. How much will the upper edge be displaced? Upper edge displaced क्यों होगा? Obviously हम जानते हैं shear force लगता है, इसकी शेप बिगड़ेगी, ये कुछ ऐसा हो जाएगा अब, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आपसे पूछा गया डेल्टा एक्स, ये कितना है, क्लियर? तो निकालें, कैसे निकालेंगे? हमें पता है शेयर स्ट्रेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी काम आएगा, हाँ सॉरी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी काम आएगा। यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में हमने पढ़ा था शेयर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जी से जिसको डिनोट करते थे, वो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। क्या कहता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की अगर बात करें तो है जी, वो कहता है शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन, क्लियर है? फिर से यहाँ पे जी कहां से मिलेगा, तो हम टेबल से भी देख सकते हैं, ये दे रखा है आपको लेड, लेड इज द सब्सटेंस, मटेरियल लेड है, तो उसके लिए शेयर स्ट्रेस मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कितनी होती है चेक करते हैं अपन इसमें, दिस इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और लेड के लिए ये रहा 5.6 into 10⁹, ये आपको दे रखा है। ठीक है, लेड के लिए 5.6 into 10⁹, वो यहाँ पे अपन यूज कर लेंगे, तो ये हो गया 5.6 into 10⁹, जी हो गया। शेयर स्ट्रेस कितना होता था, शेयर स्ट्रेस F by A, यहाँ पे एरिया कौन सा लेना चाहिए अपने को, याद करो,
जब शियर स्ट्रेस लेते हैं तो एरिया टेंजेंशियल जिस पे फोर्स लग रहा है वो वाला एरिया लेंगे, मतलब ये वाला एरिया आपको कंसिडर करना है बेसिकली, ऊपर वाला एरिया। तो आपका एरिया यहाँ पे हो जाएगा 10/50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं 500 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया हो गया। फोर्स दे रखा है। शियर स्ट्रेन क्या लिखते थे, डेल्टा एक्स बाई एल, रिमेंबर। यहाँ एल कौन सा लेना पड़ेगा, ये लेंथ है, इस लेंथ पे इतना डिफॉर्मेशन हुआ है, तो ये लेंगे लेंथ, ठीक है। तो एल आपको मिल जाएगा यहाँ से 50 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 0.5 मीटर्स। सबको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा एसआई यूनिट्स में। बस अब सीधा सॉल्व करो। 5.6 इंटू 10⁹ इक्वल टू एफ आपको दे रखा है यहाँ पे 9 इंटू 10⁴, ये एल ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इंटू एरिया। एरिया आपको गिवन है 500 इंटू 10⁻⁴। यहाँ से आपको डेल्टा एक्स पूछा गया है, एक ही वेरिएबल है, आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई इनमें खास बात नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, देखिए। द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशियन इज अबाउट 3000 मीटर, ठीक है भैया। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी बाय वी ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशियन। बॉटम ऑफ द ओशियन पे डेल्टा वी बाई वी आपको कैलकुलेट करना है। बल्क मॉड्यूलस आपको वाटर का दे रखा है ये, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर। अब बल्क मॉड्यूलस है तो रिलेट बल्क मॉड्यूलस से ही करना पड़ेगा। बल्क मॉड्यूलस क्या कहता है, बल्क मॉड्यूलस वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, यही होता है। वॉल्यूम स्ट्रेस को हमने लिखा था डेल्टा पी और ये था डेल्टा वी बाय वी। यहाँ पे मैंने एक माइनस साइन भी लगा दिया था क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा वी इज नेगेटिव अगर डेल्टा पी पॉजिटिव है तो। चलिए, अब प्रेशर हमने अभी तक फ्लूइड पढ़ा नहीं है, बट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जब आप फ्लूइड में, मतलब किसी लिक्विड में जब आप एच डेप्थ पे चलते हैं तो इस जगह जो प्रेशर इसका होता है वो प्रेशर होता है रो जी एच। क्या प्रेशर होता है, रो जी एच। रो इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एच जितना डेप्थ पे आप गए हो, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम फ्लूइड में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तो फिलहाल हम इसको यूज कर लेते हैं। दिस इज डेल्टा पी, रो जी एच, वो यहाँ यूज करेंगे। रो वाटर के लिए रो कितना होता है, वाटर के लिए रो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ये आप इसके लिए रो लिख सकते हैं। तो डेल्टा पी के जो लिखेंगे रो जी एच डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी इक्वल टू बल्क मॉड्यूलस आपको क्या दे रखा है। तो ये आपका टोटल फंक्शन है, ये फॉर्मूला है। यहाँ से आपको डेल्टा वी बाई वी कैलकुलेट करना है, इसको अलग निकालो, आंसर आएगा रो जी एच बाई ईटा। सारी वैल्यूज पता है, रो इज 1000, जी आपको दे रखा है यहाँ पे ऑलरेडी 10, एच आपको दे रखा है 3000 मीटर्स, इतनी डेप्थ पे है, तो ईटा आपको गिवन है 2.2 इंटू 10⁹ ये आपको मिलेगा डेल्टा वी बाई वी, ये आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है। सॉल्व कीजिए, फाइनल आंसर यहाँ से बताइए। रो ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक बात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन है कुछ ऐसा, टू वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर्स, दोनों के डायमीटर आपको गिवन है 0.25, एरिया मिल जाएगा। एक स्टील का है, दूसरा ब्रास का है, दे रखा है ये ऊपर स्टील है नीचे ब्रास है, आर लोडेड जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है, ओके। तो ब्रास वाले वायर पे ये 6 kg यहाँ पे लोड है, जबकि ये स्टील का जो वायर है इस पे ये पूरा सेटअप नीचे लटका हुआ है। तो बेसिकली जो स्टील के ऊपर लोड आ रहा है वो इसका भी आ रहा है और इसका भी आ रहा है। एनएलएम में हम ऑलरेडी ये बात पढ़ चुके हैं कि अगर यहाँ टेंशन T1 है, यहाँ टेंशन T2 है, तो हमें पता है कि भाई एफबीडी अगर बनावे तो इस 4 kg के ऊपर यहाँ T1 भी लग रहा है, नीचे इधर T2 भी लग रहा है और इसका अपना mg भी लग रहा है। और ऐसे अगर इसकी बात करें तो इस पे ऊपर T2 है, नीचे इसका अपना mg है। ये सब अपन ने बात करी थी। तो यहाँ से सीधा सीधा समझ में आता है कि भाई इसमें जो टेंशन आने वाली है वो इन दोनों की वजह से आने वाली है, जबकि इसमें जो टेंशन आएगी वो सिर्फ इसकी वजह से आएगी, ठीक है। तो टेंशन में यहाँ क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो वायर की तरफ फोर्स लग रहा है वो इसके अंदर लगने वाली टेंशन ही तो है।
इसी की वजह से तो इलोंगेट होगा, तो हमें टेंशन निकालनी पड़ेगी, वही अपना यहाँ पे फोर्स आएगा F। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं स्टील वाले वायर की, तो इस पे ऊपर टेंशन T1, नीचे भी टेंशन T1, और इस T1 की जो वैल्यू है वो दोनों मासेस के हिसाब से हम लिख सकते हैं, दोनों मासेस हैं 10, 4 + 6 = 10, 10G, mg के बराबर होती है, 10G होगी। और ऐसे ब्रास वायर अगर देखो तो इस पे टेंशन T2 है, ठीक है। T2 कितना हो रहा है, T2 इज ओनली बिकॉज ऑफ 6, तो ये हो जाएगा 6G। ये दोनों आपके फोर्सेस मिल गए। तो आप जब स्ट्रेस निकालेंगे तो वहां पे टेंशन वाला फोर्स यूज करेंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द अनलोडेड लेंथ ऑफ द स्टील वायर इज 1.5 एंड दैट ऑफ ब्रास इज 1। अनलोडेड मतलब ओरिजिनल लेंथ, लोड करने के बाद इसमें एक्सटेंशन होना शुरू हो जाएगा, तो ये एक्चुअली ओरिजिनल लेंथ आपको दे रखी है 1.5 और 1। कंप्यूट द एलोंगेशंस ऑफ द स्टील एंड ब्रास वायर। हो जाएगा, कैसे करेंगे? स्टील और ब्रास के लिए इलोंगेशन निकालना है। इलोंगेशन मतलब कौन सा मॉड्यूलस मुझे लेना चाहिए? लेंथ की बात हो रही है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ की बात हो रही है, मतलब मॉड्यूलस ऑफ यंग्स मॉड्यूलस मुझे लेना चाहिए यहाँ पे। तो यंग्स मॉड्यूलस F/A/डेल्टा L/L, डेल्टा L यहाँ से हो जाएगा FL/AY। अभी हमने कई सारे क्वेश्चन कर लिए। फोर्स, अगर डेल्टा L आपको स्टील के लिए निकालना है तो आपको टेंशन 1 लेनी चाहिए, क्योंकि स्टील में वही टेंशन है T1 विच इज 10G, इनटू उसकी ओरिजिनल लेंथ आपको स्टील की दे रखी है 1.5 मीटर्स, डिवाइड बाय एरिया, आपको रेडियस गिवन है 0.25 सेंटीमीटर्स, तो आप वहां से एरिया भी निकाल सकते हैं। एरिया विल बी पाई इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पे? 0.25 सेंटीमीटर्स, जिसको आप लिख सकते हैं 0.25 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं ऐसे। तो एरिया आ जाएगा, और वाई ऑफ द स्टील हम वहां से निकाल सकते हैं टेबल से। ऐसे ही जब बात करेंगे डेल्टा L फॉर ब्रास, तो सिमिलर यहाँ पे आ जाएगा T2, ये टेंशन है इसमें, इसकी ओरिजिनल लेंथ है 1 मीटर, डिवाइड बाय एरिया इनटू वाई ऑफ ब्रास। ये आपका टोटल क्वेश्चन है। तो जो इसमें खास ध्यान वाली बात थी वो क्या थी कि जो इलोंगेशन होगा वो किस वजह से होगा? इनमें अपनी टेंशन की वजह से। जो इस स्ट्रिंग में टेंशन है, इस वायर में टेंशन है, उसकी वजह से इसका इलोंगेशन होगा, इस वायर की टेंशन की वजह से इसका इलोंगेशन होगा। और टेंशन हम निकालना एलएलएम में सीख चुके हैं कि अगर ये इस वायर की बात करो तो पूरा का पूरा सेटअप नीचे है, तो 4 + 6 टेंशन होगा 10G यहाँ पे, जबकि अगर इस वायर की बात करें तो 6 kg है, तो 6G यहाँ पे टेंशन होगी। क्लियर? इसी टेंशन को आपको एफ की जगह रखना है, बाकी सारी चीजें तो अब इतने टाइम से करते ही आ रहे हैं, कुछ खास दिक्कत उसमें है नहीं, ठीक है। और वो ब्रास और स्टील के लिए अगर आप वाई की बात करते हैं तो वो अपने को इस टेबल से मिल जाएगा। स्टील के लिए हमने देखा था 200, और ब्रास के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रास के लिए गिवन नहीं है, तो ठीक है, गूगल करके देख लीजिएगा, या आपकी उसमें दे रखा होगा किसी और क्वेश्चन में, नोटबुक आपकी एनसीईआरटी बुक में, वहां से एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियोस का। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम पूछा गया है, कौन सा मॉड्यूलस लेना चाहिए? बल्क मॉड्यूलस, क्योंकि वही डील करता है डेल्टा V/V से, तो बल्क मॉड्यूलस की बात यहाँ करेंगे। और ग्लास स्लैब, तो ग्लास की बात हो रही है, ग्लास के लिए बल्क मॉड्यूलस आप लिस्ट से निकाल सकते हैं। When subjected to a hydraulic pressure of 10 atm, आपको डेल्टा P दे दिया 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटीएम की वैल्यू आप जानते हैं 10⁵ बार के आसपास होती है, ये 1.01 × 10⁵ बार, दिस इज 1 atm। तो आप 1 atm की जगह 10 atm पे हो जाएगा 10 × 1.01 × 10⁵, दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर हो गया आपके पास। प्रेशर आ गया डेल्टा P/डेल्टा V/V इज नथिंग बट दिस। तो बस आपको यहाँ से फ्रैक्शनल चेंज निकालना है, फ्रैक्शनल चेंज इज नथिंग बट डेल्टा V/V, ये आपको कैलकुलेट करना है। कर सकते हैं, खुद से ट्राई कीजिएगा इसको। सेकंड क्वेश्चन अगर देखें, डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन मतलब डेल्टा V आपसे पूछा गया, और सॉलिड कॉपर ट्यूब, कॉपर दे दिया यहाँ पे आपको, ओके, 10 सेंटीमीटर ऑन एन एज व्हेन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ दिस। तो प्रेशर आपको गिवन है डेल्टा P 7 × 10⁶ पास्कल इज नथिंग बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया।
दूसरी बात आपको दे रखा है एक कॉपर का क्यूब है जिसकी एज ये दे रखी है, तो आप यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हैं इस एज का क्यूब, मतलब 10 सेंटीमीटर का क्यूब इज द वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम मिल गया तो डेल्टा वी बाय वी और ऊपर डेल्टा पी इक्वल टू ईटा फॉर द कॉपर। ये आपको सिस्टम यहाँ पे यूज करना है। डेल्टा वी आपको कैलकुलेट करना है, वी पता है, डेल्टा पी पता है और ईटा भी आप लिस्ट से देख सकते हैं कॉपर के लिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद करेंगे दोनों। दूसरी बात यहाँ प्रेशर, प्रेशर आपको दे रखा है एटीएम में, एटीएम इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दे रखा है 10 एटीएम। इसको अपने को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो लिखेंगे 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये हो जाएगा इसका एसआई कन्वर्जन। 1 एटीएम प्रेशर इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो प्रेशर कितना आ गया आपके पास, ये हो गया 1.013 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहां से आप अपना डेल्टा वी बाय वी निकाल सकते हैं। डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू पी बाय बी, पी इज 1.013 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय बी रखेंगे 37 इंटू 10⁹। सॉल्व आप करेंगे, अपना फाइनल आंसर आप यहाँ से बता सकते हैं। क्लियर है बात? कोई खास बात नहीं इस पूरे क्वेश्चन में। ध्यान रखना है आपको बस ये एक फॉर्मूला, बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला। दूसरी बात, फ्रैक्शनल चेंज जब भी पूछा जाए तो डेल्टा वी बाय वी होता है। ठीक है, तीसरी बात, ग्लास स्लैब के लिए बल्क मॉड्यूलस हम या तो क्वेश्चन में दे रखा होगा या फिर टेबल से आप अभी एनसीईआरटी के लिए निकाल सकते हैं। और चौथी बात, जो यूनिट्स हैं उनका ध्यान रखना है, एसआई यूनिट्स आपको यहाँ पे कन्वर्ट करनी है। ठीक है, ऐसे ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ सॉलिड कॉपर क्यूब। एक तो कॉपर क्यूब दे दिया, ठीक है, इसका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आपको निकालना है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कितना वॉल्यूम कम हो गया। डेल्टा वी आपको पूछा गया है, 10 सेंटीमीटर ऑन एन एज, क्यूब है, उसकी साइज दे दी, तो यहाँ से आपको वॉल्यूम मिल जाएगा इसका। When subjected to a hydraulic pressure of, ये प्रेशर भी दे दिया आपको, प्रेशर दे दिया, डेल्टा वी पूछा गया है, वी दे रखा है, बस आपको बल्क मॉड्यूलस चाहिए किसके लिए, कॉपर के लिए। तो मैं टेबल से देख लेता हूं जल्दी। कॉपर के लिए आपको जो बल्क मॉड्यूलस दे रखा है वो दे रखा है 140। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अब। तो बल्क मॉड्यूलस फॉर कॉपर इज इक्वल टू 140 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका टेबल से मिल गया। क्यूब दे रखा है, क्यूब का वॉल्यूम अपने को कैलकुलेट करना है। देखिए क्या साइज है क्यूब की, 10 सेंटीमीटर ऑन एज, तो वॉल्यूम उसका हो जाएगा, मैं इसको 0.10 लिखूंगा मीटर में, इनका क्यूब ऐसा लिखा जाएगा। 0.10 या 10 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 10⁻⁻1 मीटर, तो हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, अगर 10 सेंटीमीटर को आप मीटर में लिखेंगे तो 10/100 विच इज 10⁻⁻1 मीटर लिखेंगे। इसका जब क्यूब करेंगे तो 10⁻³ मीटर क्यूब, ये आपको मिल जाएगा इसका वॉल्यूम। ओके, प्रेशर आपको वहां कितना गिवन है, प्रेशर आपको दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में 7 इंटू 10⁶ पास्कल्स, तो प्रेशर इज 7 इंटू 10⁶, पास्कल इज नथिंग बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको पूछा था डेल्टा वी, आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है, बल्क मॉड्यूलस इक्वल टू पी बाय डेल्टा वी बाय वी। देखिए यहाँ पे ना माइनस का साइन भी एक अपन ने यूज किया था, हमें पता है कि माइनस का साइन क्यों यूज किया अपन ने, क्योंकि अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, इसलिए एक माइनस का साइन था। अब यहाँ पे ऑलरेडी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसलिए माइनस साइन को यूज नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्शन बताइए, तो मैग्नीट्यूड ही पूछा है, मैग्नीट्यूड हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। हो जाएगा 7 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय डेल्टा वी कैलकुलेट करना है बाय वी, या चलो एक बार काम करते हैं, डेल्टा वी की टर्म में पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन। यहाँ से जब डेल्टा वी निकालेंगे तो कितना आएगा, दिस डेल्टा वी विल बी पी इंटू वी बाय बी, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। P 7 इंटू 10⁶, V 10⁻⁻3, B 140 इंटू 10⁻9। सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, ये 10⁻⁻ हो जाएगा -6, यहाँ बच रहा है 1/20 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम। ओके, चाहे तो आप और सॉल्व कर सकते हैं, इसे ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁸ मीटर क्यूब। ठीक है, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 100/20 इज 5, और जो नीचे 100 है वो ऊपर -2 चला गया तो -8 हो गया वो।
ठीक है, 5 × 10⁻⁸ मीटर क्यूब, ये आ जाएगा आपका चेंज इन वॉल्यूम। तो आई गेस आपको क्लियर है किस टाइप से क्वेश्चंस करने हैं। चलिए, आज का अपना जो नेक्स्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो है पॉइजन्स रेशियो का। पॉइजन्स रेशियो क्या कहता है, इस बारे में बात करते हैं। ओके, सो पॉइजन रेशियो डिफाइन करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक रॉड कंसिडर करते हैं, या वायर कंसिडर कर लीजिए, कुछ भी, ठीक है। हम बोलते हैं कि अगर इस पे मैं एक फोर्स लगाता हूँ F, तो इसकी जो लेंथ है वो चेंज होती है। अगर इनिशियल लेंथ L थी तो चेंज इन लेंथ मान लीजिए हो गई डेल्टा L। ये चीज हमें पता है। अब क्योंकि लेंथ चेंज हुई है, क्या इसके डायमीटर पे भी कोई फर्क पड़ना चाहिए? यस, पड़ना चाहिए। जब लेंथ चेंज होती है तो उसका डायमीटर डिक्रीज होगा। हम जानते हैं ना कि आप एक वायर लीजिए, उसको अगर खींचेंगे तो लेंथ इंक्रीज होगी तो डायमीटर इसका कम हो जाएगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम को लिखा जा सकता है लेंथ इनटू एरिया। तो अगर लेंथ को इंक्रीज कर रहे हो तो एरिया को कम होना पड़ेगा, तभी ये कांस्टेंट रह पाएगा। तो यही बात यहाँ समझ में आती है कि जो इसका डायमीटर डी था वो अब कम हो जाएगा। तो बेसिकली ये अब शेप हो जाएगी कुछ ऐसी, इस तरीके से इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो डायमीटर अब होगा कम, ये नया डायमीटर हो जाएगा डी डैश। तो चेंज इन डायमीटर अगर मैं लिखूं तो लेट्स से चेंज इन डायमीटर इज डेल्टा डी, ये हम बात करते हैं। तो आपने एक स्ट्रेन डिफाइन की थी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या बोला था आपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये आपने बोला था इसे। एक नई स्ट्रेन हम यहाँ डिफाइन करते हैं, लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर। दिस इज लेटरल स्ट्रेन। क्लियर है? तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आई उसे आपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोला, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आई उसे लेटरल स्ट्रेन बोला गया। ठीक है, तो लेटरल स्ट्रेन, चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर, और इन दोनों को मिला के बनता है पॉइजन्स रेशियो, जो कि डिफाइन होता है लेटरल स्ट्रेन divided by longitudinal strain. लेटरल स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा डी बाई डी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाई एल। ये आपका आता है पॉइजन्स रेशियो। या ऐसे और अगर लिखना चाहें तो आप वैसा लिख सकते हैं, डेल्टा डी बाय डेल्टा एल इंटू एल बाई डी। क्लियर है? दिस इज द पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, और ये इलास्टिक लिमिट में दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, तभी हम यहाँ से कह सकते हैं पॉइजन्स रेशियो इज अ कांस्टेंट रेशियो है। कांस्टेंट एक टर्म है वो। तो लेटरल स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। यहाँ से पॉइजन्स रेशियो डेवलप हुआ। ठीक है, तो कहाँ से डेवलप हुआ? बोल सकते हैं कि दिस लेटरल स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू longitudinal strain within elastic limit। ठीक है, ये जब ऑब्जर्व किया गया तो उसके बाद हमने ये पॉइजन्स रेशियो को डिफाइन किया। ठीक है, और ऑब्वियसली आप जानते ही हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब लेंथ में चेंज होने वाली बात है, लेटरल स्ट्रेन डायमीटर में चेंज होने वाली बात है। तो जितना लेंथ में चेंज होगा उसी प्रोपोर्शन में डायमीटर में भी चेंज होगा। हम जानते हैं ये बात, तो तभी वॉल्यूम कांस्टेंट रह पाएगा। बस यही बात यहाँ थी, इसी को आपने डिफाइन किया पॉइजन्स रेशियो के बराबर, डेल्टा डी बाई डी डिवाइड बाय डेल्टा एल बाई एल। तो कहीं अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है पॉइजन्स रेशियो या दिया गया है पॉइजन्स रेशियो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, बात पक्के से? आइए आगे बढ़ते हैं, अपना आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर बात करते हैं। बात करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन सॉलिड्स। अब हमने
एक स्प्रिंग के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी पड़ी थी, रिमेम्बर स्प्रिंग के लिए क्या पड़ा था कि स्प्रिंग जब ऐसी है, इसका अगर स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसे आप अगर एक्सटेंड करते हैं, स्ट्रेच किया मान लीजिए, और इसमें जो स्ट्रेच किया वो एक्स से स्ट्रेच किया, तो आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आप लिखते थे, है ना। ऐसा क्यों लिखते थे? क्योंकि भाई स्प्रिंग में जो हर एक टर्न है वो जब एक्सपैंड हो रहा है तो अपने साथ वाले टर्न को एक्सपैंड करता है, या आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, के इंटू एक्स अंदर की तरफ लगता है, और उस के एक्स की वजह से इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। जो वर्क डन यहाँ पे बाहर से हो रहा है वो इसमें स्टोर होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली एक सॉलिड की अगर बात करूं, तो एक सॉलिड अगर है, इस पे अगर आप बाहर से फोर्स लगाते हैं, ठीक है, एफ फोर्स आप इस पे लगा रहे हैं, तो मान लीजिए इसकी ओरिजिनल लेंथ है एल, आपने जब इस पे फोर्स लगाया इसकी लेंथ अब चेंज हो गई, इसकी लेंथ हो गई एल प्लस स्मॉल एल, ये इसकी अभी लेंथ हो चुकी है, ठीक है। अब ये जब लेंथ हो गई तो क्या इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो भी एक पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे होंगे? यस, वो भी अंदर की तरफ एक फोर्स लगा रहे होंगे इस डायरेक्शन में, ऐसा। ये जो एक्सपेंशन हो रहा है इसको अपोज करेंगे वो, इस अपोजिशन की वजह से जो वर्क डन अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, या जो वर्क डन आप कर रहे हैं वो अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म पे या तौर पे स्टोर हो जा रहा है। कैसे स्टोर हुआ? वर्क डन अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्सेस इज कन्वर्टिंग इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अब कैसे कैलकुलेट करें कि वो कितना है? तो हम जानते हैं कि फोर्स एफ अगर बाहर से लग रहा है, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करना चाहूँ, लेट्स से डीएल और डिस्प्लेस करना चाहता हूँ, मैं इसको एक्सपैंड करना चाहता हूँ छोटा सा, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क डन इन expanding a small length dl कितना हो जाएगा? this dw will be f dot dl, ये मुझे छोटा सा वर्क करना पड़ेगा इस dl लेंथ को एक्सपैंड करने के लिए, है ना। अब ये f कितना है? तो f तो हम जानते हैं कि अगर इस रॉड के लिए यंग्स मॉड्यूलस y है, तो मैं जानता हूं कि y को कैसे लिखा जाता था? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करते थे? फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन करते थे आप चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। यहाँ पे चेंज इन लेंथ कितना है? स्मॉल एल, पहले कैपिटल एल ओरिजिनल लेंथ थी, अब वो चेंज हो गई एल प्लस स्मॉल एल से, तो चेंज कितना हुआ? स्मॉल एल का। तो स्ट्रेन लिखा जाएगा स्मॉल एल बाय कैपिटल एल, ठीक है। यहाँ से अगर मैं फोर्स लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा y इंटू एल इंटू ए डिवाइडेड बाय कैपिटल एल, ये हो जाएगा YAL by कैपिटल। दिस इज द फोर्स। इस फोर्स को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, तो मैं लिखूंगा दिस स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू YAL by L टू DL। ये आपका हो जाएगा छोटा सा वर्क डन इस DL लेंथ एक्सपांड करने में। पर एक्चुअली हमने एक्सपांड कितना किया है? हमने एक्सपांड किया है L लेंथ, चेंज किया है इतना, तो जो टोटल इसमें वर्क करना पड़ा वो कितना हो जाएगा? इंटीग्रेट कर देता हूँ 0 से L तक। दिस विल बी द टोटल वर्क डन जो अभी तक हमने किया। तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा? दिस विल बी W इज इक्वल टू Y कांस्टेंट, A कांस्टेंट, कैपिटल L कांस्टेंट, बचा इंटीग्रल L DL 0 से L तक। ध्यान से कर देखें तो ये कितना हो रहा है? दिस W इज इक्वल टू YA by L। L का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन होता है L स्क्वायर बाय 2, लिमिट भी रखोगे तो फिर से यही मिलेगा L स्क्वायर बाय 2 के बराबर। यहाँ से मैं समझ में आया कि दिस W इज इक्वल टू हाफ ऑफ, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, दिस विल बी A इंटू, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे L बाई एल मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि नीचे भी कैपिटल L स्क्वायर बन रहा है, तो एक तो Y और L ऊपर बच गया, इधर बचा L बाई एल का होल स्क्वायर, ये आपको मिल गया टोटल। व्हाट इज दिस? दिस इज हाफ इंटू वॉल्यूम, ये क्या है? वॉल्यूम इंटू ये क्या है? अच्छा एक Y भी तो चल रहा है, Y भी रहेगा साथ में, इंटू Y यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, into what is L by L? This is nothing but a strain, तो strain का स्क्वायर। ये आपके पास एक टोटल टर्म बन गई वर्क डन की।
ठीक है, इसे अगर मैं थोड़ा सा और सही तरीके से लिखूं तो मैं लिख सकता हूं ना कि भाई स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू वाई। तो स्ट्रेन इंटू वाई इज स्ट्रेस। तो मैं इसको वर्क डन को ऐसा भी लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। This is the total work done in expanding the length from L to L plus L. Clear बात? This is the total work done in expanding the length from L to L plus L. Clear है? अच्छा, अगर मुझे वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए तो क्या यही पोटेंशियल एनर्जी भी है? यस, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एज वेल। तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम अगर बोला जाए तो वॉल्यूम को डिवाइड कर दो। तो वॉल्यूम को डिवाइड करोगे तो मिलेगा हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। जिसे आप लिख सकते हैं दिस इज हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। This is the work done per unit volume in expanding the length from L to L plus L. या कोई भी लेंथ जहां पे आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन पता है वो आप यहाँ पे वर्क डन निकाल सकते हैं। दिस वर्क डन इज सेम एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो वर्क डन is equal to potential energy stored in the system, stored in the body। ठीक है, जितना वर्क डन एक्सटर्नली होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी। तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर बोला गया तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन बोल सकते हैं, या अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई तो इंटू वॉल्यूम भी कर दीजिए, आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी या टोटल वर्क डन भी मिल जाएगा। क्लियर है बात अच्छे से? ठीक। और अगर आपको मान लीजिए स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं पता तो आप इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो सिर्फ फॉर्मूला स्ट्रेन के टर्म में है। अगर आप स्ट्रेन को स्ट्रेस के टर्म में लिखना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, आप लिखेंगे स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस बाय वाई, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फॉर्मूला आपको पूरा स्ट्रेस के टर्म में मिल जाएगा। तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैसा आप फॉर्मूला यहाँ से बना सकते हैं। पर बेसिक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी यही है। क्लियर है बात अच्छे से? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इलास्टिसिटी का एप्लीकेशन क्या है, प्रैक्टिकल यूज क्या है इनके। तो भाई जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क आप देख रहे हैं उसमें सब जगह ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करते हो, उसकी शेप कैसे रखते हो, उसका कितनी साइज रखते हैं, ये सारी बातें। अब आप जैसे एक बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं उसमें आप स्टील का अगर यूज कर रहे हैं तो स्टील की जो साइज है वो स्टील रॉड की जो साइज है डायमीटर है वो कितना होना चाहिए, या जो कॉलम आप बना रहे हैं वो कॉलम कितने चौड़े होने चाहिए, कितने कॉलम्स होने चाहिए, ये सारी बातें कंस्ट्रक्शन में डिपेंड करती हैं कि उस मटेरियल की इलास्टिसिटी कितनी है या उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितना स्ट्रेस झेल सकता है, ये सारी बातें। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर लें, आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है कि अगर एक क्रेन को हमें क्रेन बनानी है, जो क्रेन हमें डिजाइन करनी है वो ऐसी करनी है कि वो कम से कम 1 टन का लोड ले पाए। ठीक है, तो 1 टन मतलब कितना केजीज हो गया, 1000 केजीज। तो अगर 1 टन का लोड उसको देना है तो हम जानते हैं कि भैया अगर ये लोड उठाएगी इस तरीके से, ठीक है, दिस इज 1 टन या 1000 केजीज। अगर वो क्रेन पे जो वायर आपने बना रखा है वो वायर इस पे लोड उठाएगा, तो इस वायर पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, इस वायर पे जो फोर्स लगेगा वो mg के बराबर लगेगा नीचे। mg मतलब ये हो गया 10⁴ न्यूटन्स का, और ऐसे ऊपर टेंशन भी इसमें आएगी 10⁴ न्यूटन की। तो इतना फोर्स अगर इस पे लग रहा है तो ये मटेरियल जो आपने सेलेक्ट किया है ये इस लायक भी तो होना चाहिए कि इतना फोर्स झेल सके, और कब इलास्टिक लिमिट में झेल सके, इसमें डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। तो हम जानते हैं कि भैया अगर मैं इसके लिए बात करूं कि यहाँ का एरिया अगर a है और दिस एरिया a इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाई 4, डायमीटर की टर्म में अगर मैं बात करना चाहूँ तो d इज द डायमीटर, पाई डी स्क्वायर बाई 4 अगर मैं इसके एरिया को लिखता हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे स्ट्रेस कितना आएगा, वो आएगा 10⁴ मतलब फोर्स बाई एरिया डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4 which is 4 into 10⁴ divided by pi d square।
इतना स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप हो रहा है। अब अगर आपने मटेरियल लिया मान लीजिए स्टील का, ठीक है, माइल्ड स्टील आपने अगर मटेरियल ले लिया, तो उसके लिए जो यील्ड स्ट्रेंथ लिखी जाती है, यील्ड स्ट्रेस वो होती है 300 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे आप इतना न्यूटन का फोर्स लगा सकते हैं मैक्सिमम। उससे ज्यादा अगर आपने फोर्स लगाया तो ये टूट जाएगा, ऐसे बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी उस ग्राफ में यील्ड स्ट्रेस की। तो ये यील्ड स्ट्रेस, अगर ये मुझे मटेरियल यहाँ ये सेलेक्ट करना है, तो दिस स्ट्रेस मस्ट बी लेस देन दिस यील्ड स्ट्रेस, है ना। तो अगर मैक्सिमम आप इक्वल भी कर दो कि लेट्स से मैक्सिमम स्ट्रेस के साथ अपन काम कर रहे हैं, तो आप इस स्ट्रेस को अगर इसके इक्वल भी कर दीजिए, तब भी हमें डायमीटर देखना पड़ेगा कितना आता है। तो हम लिखेंगे जस्ट 4 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू 300 इंटू 10⁶। ये स्ट्रेस इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, इससे कम होनी चाहिए। पर आप अगर लिमिटिंग केस मान भी लीजिए कि एकदम हम बिल्कुल पिन पॉइंट काम कर रहे हैं, बिल्कुल डॉट उतनी मैक्सिमम स्ट्रेस के साथ काम कर रहे हैं, तब भी डायमीटर आप देखिए कितना आना चाहिए यहाँ से। इसे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ सेंटीमीटर्स में आएगा। दिस विल बी अराउंड 20 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर्स या कुछ ऐसी इसकी वैल्यूज आएगी। एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से। देखिए इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो कैसे कर सकते हैं। दिस डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 300 इंटू 10⁶। ठीक है, तो ये आ रहा है 4/3 1.33 इंटू 10⁻⁴ इसके बराबर आया। इसको पाई से अगर मैं डिवाइड करूं तो 1.33 बाय 3.14 ऑलमोस्ट 3 मान लीजिए, इसे 1/3 आपके पास आएगा। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻⁴। इसे अगर सॉल्व किया जाए तो डी आपको मिलेगा 1/√3 इंटू 10⁻²। ये आपको मिल रहा है मीटर्स में। 1/√3 इज लेस देन 1, लेस देन 10⁻², मतलब लेस देन 1 सेंटीमीटर आपको ये आंसर मिल रहा है। डी इज लेस देन 1 सेंटीमीटर, ये आपको यहाँ से आपका आंसर मिल रहा है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर से भी पतला अपने को वायर चाहिएगा, जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर से भी कम हो। ऐसे वायर से अपना ये काम हो जाएगा जो 1000 kg का लोड उठा लेगा। ठीक है, लेकिन जो हम प्रैक्टिकली काम करते हैं, जो क्रेन्स बनाते हैं, उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब मान लीजिए किसी वजह से लोड बढ़ गया या किसी वजह से वायर कमजोर हो गए, तो ऐसा तो नहीं है कि गिर जाना चाहिए, हम एकदम डॉट काम कर रहे हैं। इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखते हैं कि आप इसे 10 गुना वजन भी इस पे लगा दोगे ना, तब भी नहीं टूटेगा। इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो उसके हिसाब से अगर हम इसको फिर से सॉल्व करें 10 गुना वजन लगा के, तो कुछ नया डायमेंशन आ जाएगा वायर का, और वो हम फाइनली उसको बनाने के लिए यूज करेंगे। और जो वायर बनाएंगे वो भी ऐसा स्ट्रेट वायर बना दें, ऐसा नहीं है। इतने मान लीजिए अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखने के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा है वो मान लीजिए आता है कि आप 5 सेंटीमीटर का एक वायर आपको यूज करना चाहिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बाद। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 5 सेंटीमीटर का हम एक स्ट्रेट ऐसा रॉड बना दें, क्योंकि ये तो रॉड का काम कर लेगा। हमें चाहिए वायर जिसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी हो। तो हम क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे पतली पतली रॉड्स बनाते हैं इस टाइप की। ठीक है, और फिर उनको आपस में ऐसे जैसे चोटी बनाते हैं, वैसे इसको भी आपस में गूंथ देते हैं पूरा। और उसके बाद जो वायर बनता है उसे हम फाइनली यूज करते हैं। उसकी वजह से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इलास्टिसिटी जो है वो प्रैक्टिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी आप डिजाइन पढ़ेंगे वो सारा इसी पे बेस्ड होगा। तो आप अगर आगे चल के मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, तब तो ये पूरा आपके पास एक बड़ा सा आपका चैप्टर आएगा, चैप्टर का एक पूरा सब्जेक्ट आएगा, जिसमें डिजाइनिंग में आप ये सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो ये बातें रही आपकी एप्लीकेशन की। इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है। बात करेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की, कि जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है या जो गैसेस हैं, वो क्या वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं, ये सारी बातें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा।